So let's start. So we're done with we were on the unit on biological molecules, and we're done with the first two subsections of this chapter that deals with carbohydrates and lipids. हम ये दोनों पूरे sections कर चुके थे. We were on the section on proteins and amino acids. हमने ये start किया था. We discussed about the general structure of the amino acid. We discussed about amino acids existing as Zwitter ions in plasma. We discussed about the formation of a dipeptide through formation of a peptide bond between the two amino acids. हमने यहाँ तक किया था, like in the very last class that we had before the break. Today we move on to the types of amino acids. और फिर यहाँ से हम जो है ना पूरा प्रोटीन का सेक्शन जो है in this week कंप्लीट करेंगे. सही. So types of amino acids का मतलब क्या होता है? You know that there are 20 common amino acids that exist जिनसे हमारी प्रोटीन्स बनती है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो जब मैं टाइप्स की बात करूँ तो मेरा मतलब क्या है कि जो 20 कॉमन अमीनो एसिड्स है ना, इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डाल दिया जाता है. किसके अंदर डाल दिया जाता है? 3 कैटेगरीज के अंदर डाल दिया जाता है, और उन कैटेगरीज को टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स कहा जाता है. ठीक है. सो ऑल दीज 20 अमीनो एसिड्स दैट वी नो ऑफ, इन 20 अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डाला जाता है. कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में डाला जाता है. वो कैटेगरीज क्या होती हैं, लाइक मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. पहले तुम्हें अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर याद है? क्या था बताइए. So if I was to just give you a quick recap of the general structure of the amino acid, तो general structure of the amino acid ये होता है. यहाँ देखो यार, गौर से देखो a few. So imagine करो ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक जगह लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक जगह लगा होता है अमाइन ग्रुप, एक जगह लगा होता है हाइड्रोजन, और जो चौथी चीज़ होती है ना, लाइक जो चौथा बॉन्ड होता है कार्बन का, इसके साथ जो चीज़ लगी हुई होती है वो वेरी करती है फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अनदर, लाइक. और इसकी वजह से हम बोलते हैं हमारे पास 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैं. क्या है? 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं. ये जो चौथा वाला ग्रुप होता है इसको हम वेरिएबल और ग्रुप बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हम वेरिएबल और ग्रुप बोलते हैं. दिस ग्रुप कुड बी एन एटम और इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है. व्हाट दिस और ग्रुप कुड बी? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स. बेस्ड ऑन दिस और ग्रुप, ऑन द नेचर ऑफ दिस और ग्रुप, हम पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज में डाल देते हैं. कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में डाल देते हैं. और वो 3 कैटेगरीज क्या होती हैं? नंबर 1 व्हाट वी कॉल एज non-polar amino acids. What we call as what? As the non-polar amino acids. Number 2 what we call as polar amino acids. And number 3 what we call as electrically charged amino acids. क्या बोलते हैं? electrically charged amino acids. So आप 20 के 20 amino acids को इन 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर देते हैं. मैं ये भी बता दूं तुम्हें हर कैटेगरी में उन 20 में से कितने होते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू द नंबर्स एज वेल. जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है ना 20 में से, वो कितने? 10 हैं. कितने? यानी आधे अमीनो एसिड जो आपके पास होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं. 20 में से 5 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं, और जो बाकी 5 होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज होते हैं. अब जाहिर सी बात है, चार्ज में नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं. इनमें में से कोई एक चार्ज होगा. और याद रखो, ये जो आपके पास कैटेगराइजेशन है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड. This categorization is based on the properties of what? Of the R group that the amino acid has. There are 10 amino acids जिनका R group non-polar होता है, इसीलिए हम उन 10 amino acids को non-polar amino acids कहते हैं. There are 5 amino acids जिनका R group polar होता है, इसलिए उन 5 को polar amino acids कहा जाता है. There are 5 amino acids जिनके R group में या positive या negative charge होता है, इसलिए उनको collectively हम charged amino acids कहते हैं. So on the basis of the property of the R group, that you put the amino acids into one of these 3 categories. Total मिला के जाहिर सी बात है ये 20 amino acids हो जाएंगे. लाइक उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ द R ग्रुप के बेसिस में इन 20 को आप इन 3 कैटेगरीज के अंदर सब डिवाइड कर देते हैं. और सवाल ये पैदा होता है आपको कि सारे के सारे 20 amino acids याद करने हैं? नो, यू डोंट हैव टू लर्न the R groups of all these 20 amino acids. There are 2 or 3 amino acids जो आपको याद करने होंगे, जिनमें से एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो आपने याद करना है, and that is glycine, जिसका R group क्या होता है? हाइड्रोजन होता है सिर्फ. लाइक but there will be more amino acids that will come. एक और अमीनो एसिड आएगा जो तुम अभी देख लोगे, जो तुम्हें याद करना है, जिसका R ग्रुप. बाकी 20 के 20 याद नहीं करने. बट एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है कि अगर एक अमीनो एसिड बना के दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए भाई इस अमीनो एसिड में R ग्रुप कहाँ है, तो नंबर 1 आपको वो R ग्रुप आइडेंटिफाई करना चाहिए. एंड नंबर 2, फिर आपसे अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं ये R ग्रुप कौन सा है, पोलर है या नॉन पोलर है या चार्ज्ड है, तो ये आपको आना चाहिए. तो सही सी बात है, उसको आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना भाई पोलर आर ग्रुप में क्या ऐसी चीज होगी कि उसको हम पोलर बोल रहे हैं, या नॉन पोलर आर ग्रुप में क्या ऐसी चीज होगी इसकी वजह से हम उसको नॉन पोलर बोल रहे हैं. या चार्ज में तो इतनी तो अकल होगी आपके पास, चार्ज में चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए उसको चार्ज अमीनो एसिड बोलते हैं. प्लीज रिमेंबर वी आर नॉट रिफरिंग टू द फिक्स पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड ओवर हियर, वी ओनली रिफरिंग टू व्हाट? द आर ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड. ये आर ग्रुप अगर नॉन पोलर होगा तो अमीनो एसिड नॉन पोलर कहलाएगा. ये आर ग्रुप पोलर होगा तो अमीनो एसिड पोलर कहलाएगा. ये आर ग्रुप चार्ज होगा तो अमीनो एसिड
चार्ज कहलाएगा। इन तीन कैटेगरीज में से जो वाटर इनसॉल्युबल वाला अमीनो एसिड होता है ना, वो होता है वो अमीनो एसिड जिसका आर ग्रुप नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन। याद है मैंने कहा था बायो में पोलर और नॉन पोलर को बस इस तरह याद कर लो। पोलर का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल, नॉन पोलर का मतलब होता है वाटर इनसॉल्युबल। तो ये जो नॉन पोलर आर ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स होंगे ना, ये जनरली क्या होंगे? वाटर इनसॉल्युबल अमीनो एसिड्स होंगे। क्या होंगे? वाटर इनसॉल्युबल अमीनो एसिड्स होंगे। लाइक जो आपके पास पोलर वाले होंगे ये क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे। और जो चार्ज वाले होते हैं ये भी एक्चुअली पोलर ही होते हैं। दिस इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोलैरिटी कि भाई आपके पास जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए। ये भी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाउ लेट्स सी कि हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि एक अमीनो एसिड का आर ग्रुप नॉन पोलर है या पोलर है या फिर क्या है, क्या नाम है, चार्ज है। तो इसका तरीका याद करने का ये होता है। इधर देखो यार, ऑल ऑफ यू ऑन द बोर्ड। पोलर अमीनो एसिड्स वो वाले अमीनो एसिड्स होंगे जिनके आर ग्रुप के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, जिनके आर ग्रुप के अंदर जो दो चीजें मैं यहाँ लिखूंगा इनमें से कोई एक चीज जरूर आपको नजर आएगी। ठीक है? अगर आप एक आर ग्रुप देख रहे हो, पूरा आर ग्रुप पूरा बना हुआ है, पूरी शीट बनी हुई है, लाइक उस आर ग्रुप के अंदर आपको नजर आ जाए कहीं भी OH ग्रुप। क्या नजर आ जाए? OH ग्रुप। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट क्या नजर आ जाए? एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप। या फिर पूरे आर ग्रुप में आपको ये चीज नजर आ जाए, C डबल बॉन्ड O NH2। इन दोनों में से अगर कोई ग्रुप आपको नजर आ जाता है ना अमीनो, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या कर सकता है, अमीनो एसिड बना के दे देगा, आप पूरा अमीनो एसिड नजर आ रहा होगा, तो आप पूछेगा भाई ये कौन सा टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, तो आप देखेंगे भाई कि उसके आर ग्रुप में कोई OH या CONH2 तो नहीं है। अगर OH या CONH2 में से कोई भी एक चीज आपको नजर आ गई आर ग्रुप में, तो वो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? पोलर अमीनो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो पोलर अमीनो एसिड कहलाएगा। जस्ट रिमेंबर ऑल दैट यू हैव टू सी इज कि उसके आर ग्रुप, इसका मतलब ये नहीं है, देखो यार, क्योंकि तुम लोगों को उर्दू में भी मसला होता है समझने में, ये OH है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आर ग्रुप OH है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर ग्रुप CONH2 है। मतलब ये है कि आर ग्रुप के अंदर OH आपको कहीं नजर आ गया, या आर ग्रुप के अंदर आपको क्या नजर आ गया? CONH2 कहीं नजर आ गया। लाइक तब आप क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड्स क्या है, इनके आर ग्रुप क्या है? पोलर है, और ओवरऑल अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दैट इफ यू सी वन ऑफ दीज टू ग्रुप्स in the R group of an amino acid, तो वो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? पोलर अमीनो एसिड कहलाएगा। पहली एक चीज होगी। चार्ज्ड, मैं नॉन पोलर एंड में क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह तो मैं बताता हूँ अभी। चार्ज्ड अमीनो एसिड में क्या नजर आएगा? जैसी बात कॉमन सेंस है। चार्ज्ड अमीनो एसिड में या तो आपको क्या नजर आएगा आर ग्रुप के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल, या आर ग्रुप पे ओवरऑल क्या नजर आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जैसी सी बात है, चार्ज्ड अमीनो एसिड में या तो आपको आर ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, या फिर आपको आर ग्रुप के ऊपर क्या नजर आएगा? नेगेटिव। मैं नेगेटिव यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे पॉजिटिव के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जगह ज़्यादा की चाहिए बता दूँ। सवाल ही पैदा होता है नेगेटिवली चार्ज कौन से आर ग्रुप्स होते हैं, लाइक उनमें क्या ऐसी खास चीज़ होती है कि वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स कौन से, उनमें क्या ऐसी चीज़ होती है इसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान होता है याद करना, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जब भी तुम देखोगे ना एक अमीनो एसिड का आर ग्रुप नेगेटिवली चार्ज है, तो उस अमीनो एसिड के अंदर तुम्हें, और वो दो ही होते हैं, सिर्फ दो अमीनो एसिड होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है सिर्फ, ठीक है ना। वो अमीनो एसिड में तुम्हें हमेशा नजर आएगा कि आर ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें कार्बोक्सिल ग्रुप नजर आ जाएगा। क्या नजर आ जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। और कार्बोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है ना वो हमेशा डिटैच हो जाता है एज H+, तो जो पीछे चीज रह जाती है वो क्या रह जाती है? CO2 नेगेटिव रह जाता है। तो आपको जो नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स होंगे ना उनमें CO2 नेगेटिव जरूर नजर आएगा, लाइक इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। लाइक तो आपके पास नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स वो वाले होंगे जिनके आर ग्रुप में CO2 नेगेटिव नजर आएगा आपको। जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे ना, इनके आर ग्रुप में आपको हमेशा नजर आएगा इन तीनों में से कोई एक चीज, NH3 प्लस, क्या लिखा है? NH3 प्लस, या आपको नजर आएगा NH2 प्लस, या आपको नजर आएगा NH प्लस। इन तीनों में से कोई एक चीज आपको नजर आएगी इन व्हाट? इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स। आपको आर ग्रुप में, इनफैक्ट तुम्हें एक टाइट चीज बताता हूँ, टाइट चीज, जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं वो तीन होते हैं सिर्फ। एक में NH3 प्लस नजर आ रहा होता है, एक में NH2 प्लस नजर आ रहा होता है, और एक में NH प्लस नजर आ होता है। ये तीन ही होते हैं, ये तीन पॉजिटिवली चार्ज आते हैं। नेगेटिव चार्ज सिर्फ दो ही होते हैं और दोनों के अंदर CO2 नेगेटिव आपको नजर आता है। टोटल आप करेंगे 3 + 2 तो क्या बन जाएंगे? 5 आपके पास चार्ज अमीनो एसिड बन जाएंगे।
और आपने कोई याद नहीं करने होंगे आर ग्रुप्स यार, लाइक आपको याद नहीं करना है, लाइक आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बना के दे दूं ना तो आप पिक कर लें यार, ये वाला चार्ज अमीनो एसिड है, ये वाला पोलर है, और तीसरी कैटेगरी क्या लिखी है हमने? तो नॉन पोलर को सबसे चीप तरीका याद करने का ये होता है, क्या बोल रहा हूँ, सबसे याद करने का ये होता है कि जिस आर ग्रुप में इन सारी चीजों में से कोई भी चीज नजर नहीं आ रही होगी वो क्या बन जाएगा? नॉन पोलर बन जाएगा। नॉर्मली नॉन पोलर अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनके आर ग्रुप्स में आपको कार्बन हाइड्रोजन बहुत नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन बहुत नजर आते हैं। दे कुड बी अदर एलिमेंट्स टू, बट नन ऑफ दोस आर ग्रुप्स विल हैव व्हाट? OH. None of those R groups will have what? CONH2. None of those R groups will have what? CO2 negative. None of those R groups will have what? NHC plus. None of those R groups will have what? NH2 plus. None of those R groups will have what? NH plus. याद रखो, absence of all of these will qualify that amino acid as what? As having a non-polar R group, and hence the amino acid will also become non-polar. सबसे आसान तरीका होता है, because non-polar सबसे बड़ा ग्रुप है ना, 10 अमीनो एसिड इसमें, तो इनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं लाइक। तो ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका उसको याद करने का क्या होता है कि भाई एब्सेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो मैं भी दिखाऊंगा ना, आई शो यू ऑल 20 ऑफ दीज अमीनो एसिड्स अभी लाइक, तो वो 20 के 20 आराम से देखना, याद नहीं करने वो 20 के 20, याद तो 2-3 ही करने हैं ना, उनमें से एक तो आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, एक आप एक्स्ट्रा अभी याद कर लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा लाइक, और एक आगे जाके कहीं आएगा उस वक्त हम याद करेंगे। आई लेट यू नो व्हिच वन यू हैव टू लर्न। सो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनके आर ग्रुप्स में आपको क्या नजर आएंगे? बहुत सारे कार्बन्स एंड हाइड्रोजन नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? कार्बन्स एंड हाइड्रोजन। So you'll see what? A lot of carbons and hydrogens. There could be other elements too. ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं होगा, like there could be other elements as well. Please remember. पर याद रखो उनमें क्या नहीं होएगा, उन आर ग्रुप्स में क्या नहीं होएगा? OH कभी नहीं होएगा, CONH2 कभी नहीं होएगा, CO2 नेगेटिव कभी नहीं होएगा, आपके पास NH के जो सारे ना पॉजिटिव वाले फॉर्म्स NH3 प्लस NH2 प्लस NH प्लस, ये कभी नजर नहीं आएंगे आपके पास। आप उन अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर अमीनो एसिड बोलेंगे, और उन आर ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर आर ग्रुप है। 10 अमीनो एसिड है नॉन पोलर, ऐसी बात है, इनको बेसिकली इस तरह लिखना ना कि इसमें ये नजर आएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज 10 वेरिएशन बहुत सारी होती हैं। जो पोलर और जो चार्ज है ना वो थोड़े थोड़े हैं ना, लाइक पोलर में सिर्फ 5 हैं, चार्ज में भी सिर्फ 5 हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना बेसिकली आसान हो जाता है लाइक, और बाकी जो 10 है ना नॉन पोलर, उनको फिर पिक करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप उनको इस तरह याद कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दी आर ग्रुप्स। आर ग्रुप्स आपको सिर्फ 2-3 याद करने हैं, जिसमें से आज दूसरा वाला आप याद कर लेंगे, ग्लाइसिन आप पहले कर चुके हैं। हाँ, अगर अमीनो एसिड्स बने हुए आ जाएं तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये आर ग्रुप है, और फिर ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये आर ग्रुप कौन से टाइप का है, पोलर है, नॉन पोलर है, या फिर क्या है? चार्ज्ड है। ठीक है ना? नाउ आई शो यू दोस 20 अमीनो एसिड्स। पहले मैं आगे ना लाइक इसी चीज की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लेट मी जस्ट शो यू दैट डिस्क्रिप्शन फर्स्ट, और फिर मैं तुम्हें 20 के 20 amino acids दिखाता हूँ। So amino acids can be classified on the basis of the R group that they possess. There are 3 categories of amino acids: non-polar, polar, and charged. Please remember, polar और जो charged वाले होते हैं ना, ये soluble वाले R groups होते हैं। क्या होते हैं ये? soluble वाले R groups होते हैं। जो non-polar वाले होते हैं ये क्या होते हैं? insoluble R groups। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए पता होना, लाइक आगे जाके जब हम प्रोटीन्स पढ़ रहे होंगे तो यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। प्लीज रिमेंबर, non-polar वाले R groups क्या हैं? insoluble R groups हैं, और पोलर और चार्ज वाले क्या हैं? soluble R groups। ये अपने ज़हन में रखना। These are a few examples of non-polar, polar and charged। मैं अभी तुम्हें पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। इसमें से ग्लाइसिन तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, लाइक दिस इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन की डिस्टिंक्शन क्या है? दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड दैट वी हैव। एलेनिन जो है उसका आर ग्रुप क्या होता है? CH3 होता है। दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड दैट वी हैव। बट ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं याद करनी ना करो, कोई मसला नहीं है। लाइक जो दूसरा अमीनो एसिड तुमने याद करना है दैट इज सिस्टीन। दैट इज व्हाट? सिस्टीन। मैं टिक मार्क मार देता हूँ, लाइक एक तो आपने ये याद करना था, यू हैव टू लर्न दिस। दूसरा जो आप याद कर रहे हैं वो ये है सिस्टीन। सिस्टीन का जो आर ग्रुप होता है उसमें CH2 होता है और साथ क्या होता है? SH होता है। क्या होता है? SH होता है। ये आप याद करेंगे आर ग्रुप, सिस्टीन का आर ग्रुप आपको याद करना है। क्यों याद करना है? डोंट वरी, आगे जाके जब हम प्रोटीन में अभी पढ़ेंगे ना, लाइक आगे कुछ चीजें आएंगी जिसके लिए सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सिस्टीन के बारे में पता होना जरूरी है। जस्ट रिमेंबर, सिस्टीन के आर ग्रुप में व्हाट डू वी हैव? CH2 एंड एन SH ग्रुप, और यहाँ पे आपके पास क्या है? H है यहाँ पे। कैन यू सी दैट ये जो सारे आर ग्रुप्स हैं इनमें कहीं भी वो चीजें नहीं है OH या CONH2 या क्या नाम है CO2 नेगेटिव या NH3 प्लस NH2 प्लस NH प्लस, इनमें से कोई भी चीज नहीं है। लाइक जब भी आप इनको क्या कैटेगराइज कर रहे हैं? एज
नॉन पोलर आर ग्रुप्स कैटेगराइज करने हैं या नॉन पोलर अमीनो एसिड्स इनको कैटेगराइज करने। होते टोटल कितने नॉन पोलर कितने होते हैं टोटल 10, उनमें से ये सिर्फ 3 तुम्हें नजर आ रहे हैं, अभी मैं बाकी तुम्हें दिखाता हूँ आगे जाके, ठीक है। फिर पोलर के अंदर टोटल 5 होते हैं जिसमें से 2 तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं, एस्पेरेजिन एंड सीरीन। और तुम जैसे तो एस्पेरेजिन के पास कौन सा ग्रुप है नजर आ रहा है, CONH2, कैन यू सी दैट, देयर इज CH2 एंड देन CONH2, और यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है OH है, कैन यू सी दैट, दैट्स व्हाई वी कॉल दीस टू अमीनो एसिड्स एज व्हाट, एज द पोलर अमीनो। जो मैं तुम्हें बोला था ना कि R ग्रुप OH नहीं है, R ग्रुप CONH2 नहीं है, R ग्रुप के अंदर आपको OH नजर आ रहा होगा, इसी तरह R ग्रुप के अंदर आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, CONH2 नजर आ रहा है। पोलर टोटल 5 होते हैं जिसमें से अभी जो आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ कितने 2 हैं, मैं अब आपको बाकी बताता हूँ। फिर ये चार्ज अमीनो एसिड, इसमें मैंने एक नेगेटिवली चार्ज तुम्हें दिखाया है, यू कैन सी द CO2 नेगेटिव ग्रुप ओवर हियर, और ये पॉजिटिवली चार्ज इसमें यू कैन सी व्हाट द NH3 प्लस ग्रुप ओवर हियर, दीज आर द चार्ज अमीनो एसिड्स। ये भी टोटल 5 होते हैं, जैसे मैंने आपको जो है वो सिर्फ 2 दिखाए हैं। अब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा जिसमें ये सारे के सारे 20 अमीनो एसिड्स होंगे। लेट्स गो थ्रू दीज, आई वांट यू टू लुक एट दीज आर ग्रुप्स लाइक, और जो याद करने में मैं तुम्हें अभी तक 2 बता दिए हैं, ग्लाइसिन और कौन सा है, सिस्टीन। बाकी जो याद करना होगा एक और आगे आएगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा जब याद करना होगा, फिलहाल सिर्फ 2 याद रखो। सो दिस इज द होल लिस्ट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। पहले नॉन पोलर पे गौर करो, मैं नॉन पोलर को जूम कर देता हूँ, जस्ट वेट। सो ये नॉन पोलर है जो आपको 10 नजर आ रहे हैं, कैन यू सी दैट, दीज आर 10 अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। इन सारे अमीनो एसिड्स में कहीं भी आपको क्या नजर नहीं आएगा, OH, CONH2, CO2 नेगेटिव, NH3 प्लस, NH2 प्लस, NH प्लस, इनमें से कुछ नजर नहीं आएगा। यू कैन सी इन सबके R ग्रुप्स इस तरह येलो बॉक्सेस में ना लाइक शेड हुए में। सो दिस इज द R ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन व्हिच इज हाइड्रोजन, दिस इज द R ग्रुप ऑफ एलेनिन व्हिच इज CH3, वेलिन का तुम देखो, सिस्टीन का तुम देखो, नजर आ रहा है सिस्टीन का CH2SH, ये आपको याद करना है, ठीक है ना लाइक। फिर प्रोलीन का तुम देखो, ल्यूसीन का देखो, ज्यादातर में तुम देखोगे कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है, प्रीडोमिनेटली कार्बन हाइड्रोजन आपको R ग्रुप में नजर आ रहे हैं। मिथायोनिन में तुम्हें ये सल्फर नजर आता है, मिथायोनिन की सिग्निफिकेंस में आगे जाके तुम्हें बताऊंगा। ट्रिप्टोफैन है, ये नजर आ रहा है। अच्छा, डू यू नो व्हाट दीस रिंग्स आर, हैव यू सीन दीस रिंग्स बिफोर? ये बस याद कर लो, हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं। क्या है ये, इतना याद कर लो, इट विल सफाइस फॉर बायो। ये हाइड्रोकार्बन, डू यू सी द NH here, but it doesn't carry what, a plus charge over here, like there is an NH but it doesn't carry what, a plus charge over here, that's why it's put under what, under non-polar। फिर phenylalanine है, तो मैं नजर आ रहा है यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, you don't see anything else over here। ये हो गए 10 कौन से, नॉन पोलर। कौन से हो गए 10 नॉन पोलर। नाउ लुक एट द 5 पोलर वंस जो के नीचे दिए हुए नजर आ रहे हैं। यू विल सी जो 5 पोलर वाले हैं ना, इन सारे पोलर के जो R ग्रुप्स होंगे उनमें क्या नजर आएगा तुम्हें, या OH, यहाँ पे क्या नजर आएगा, CONH2। लुक ओवर हियर, जो पहला वाला सीरीन दिया हुआ है उसमें नजर आ रहा है OH है, दूसरा वाला थ्रियोनिन दिया हुआ है नजर आ रहा है OH है, नजर, कैन यू सी द OH ओवर हियर। फिर देखो टायरोसिन दिया हुआ है, वहां भी नजर आ रहा है OH ओवर हियर। फिर देखो एस्पेरेजिन दिया हुआ है, उसमें CONH2, कैन यू सी द CONH2 ओवर हियर, सो दैट्स द CONH2 ओवर हियर। फिर यहाँ नजर आ रहा है ग्लूटामीन, इसमें भी CONH2, कैन यू सी दैट। तो आपको R ग्रुप में या तो CONH2 नजर आएगा या क्या नजर आएगा, OH नजर आएगा, तो आप उस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, पोलर अमीनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर अमीनो एसिड बोलेंगे। और फिर जो काउंट भी करते जाओ, नॉन पोलर में टोटल कितने 10 हैं, पोलर में टोटल कितने हो गए 5 हो गए, 20 में से कितने कवर हो गए 15। द रिमेनिंग 5 विल बी व्हाट, चार्ज्ड अमीनो एसिड, एंड यू कैन सी दैट वो रिमेनिंग 5 में से 3 पॉजिटिवली चार्ज हैं और 2 क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। पॉजिटिवली चार्ज में नजर आ रहा है NH3 प्लस, ये नजर आ रहा है या छोटा नजर आ रहा है पीछे से, बड़ा कर देता हूं मैं। Do you see this is NH3 plus, can you see that? Do you see this is NH2 plus? Do you see that this is NH plus? नजर आ रहे हैं लाइक। तो ये जो आपके पास तीनों है ना, these are what, these are the positively charged amino acid, because इनका R ग्रुप क्या होता है, positively charged होता है। Please remember, तुम में से कुछ की ना थोड़ी सी खोपड़ी थोड़ा सा कम काम करती है, तो वो उनका ना सारा मगज यहाँ जा रहा होता है, यार ये भी तो CO2 नेगेटिव है, ये भी तो, यार ये हर अमीनो एसिड में, इसको आप इग्नोर करते हैं। हम कौन सा वाला पार्ट देख रहे हैं अमीनो एसिड का, R ग्रुप देख रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। अगर मुझे R ग्रुप के अलावा जो फिक्स वाला पार्ट है वो देखना होता तो मैं क्लासिफाई क्यों करता भाई, वो तो सारे अमीनो एसिड के पास है ना, सबको एक ही ग्रुप में डाल दो आप लाइक। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये क्यों है, बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ R ग्रुप डिफर। इज दैट क्लियर, व्हाट डिफर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ R ग्रुप डिफर। तो एक चंक हो गया जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, बिकॉज R ग्रुप्स नॉन पोलर होते हैं। एक चंक हो गया जिनको हमने बोला पोलर, बिकॉज R ग्रुप्स पोलर होते हैं। और तीसरा चंक हो गया जिनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अमीनो एसिड, बिकॉज उनके R ग्रुप के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमें नजर आता है। ये जो 3 आपके पास अमीनो एसिड नजर आ रहे हैं, ये 3 पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं। और ये जो चौथा और 5वां आपको सबसे एंड में नजर आ रहा है,
ये नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं जिनमें आपको एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड नजर आ रहा है, और दोनों में तुम कॉमन चीज देखोगे कि दोनों के पास क्या है, CO2 नेगेटिव है. यू कैन सी द CO2 नेगेटिव ओवर हियर एंड यू कैन सी द CO2 नेगेटिव over here as well. That's why these are what? These are negatively charged amino acid. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे कोर्स में तुम्हें एग्जामिनर अमीनो एसिड्स बना के दे सकता है और तुमसे पूछ सकता है बताएं आप आर ग्रुप कौन सा है इसमें से, और फिर वो आपसे पूछ सकता है बताएं कि ये आर ग्रुप के बेसिस पे ये कौन से टाइप का अमीनो एसिड है. और टाइप के अमीनो एसिड में जरूरी नहीं है हमेशा आपको यही वाले वर्ड्स लिख के दे, नॉन पोलर, पोलर, चार्ज. वो आपसे यही बोल सकता है बताएं इनमें से 4 बना दिए अमीनो एसिड, बोलेगा बताएं इन चारों में से कौन से वाटर सॉल्युबल है, कौन से वाटर इनसॉल्युबल आर ग्रुप्स वाले हैं. तो वाटर सॉल्युबल आर ग्रुप्स वाले कौन से होंगे, पोलर एंड चार्ज, और वाटर इनसॉल्युबल आर ग्रुप्स वाले कौन से होंगे, दो विल बी द नॉन पोलर आर ग्रुप्स वाले. सो प्लीज रिमेंबर टोटल अमीनो एसिड्स जो यूज होते हैं कॉमन प्रोटीन्स बनाने में, लाइक वो कितने होते हैं, 20 होते हैं. इनमें से 10 क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, 5 क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और बाकी 5 क्या होते हैं, चार्ज होते हैं. और उन चार्ज के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो 3 होते हैं, और आपके पास नेगेटिवली चार्ज 2 अमीनो एसिड होते हैं. See, you are not supposed to know all 20 of these R groups. Nobody will ask you कि ये 20 के अमीनो एसिड्स के R ग्रुप्स आप लिखो, वो आप मेड स्कूल में कीजिएगा. यहाँ पे आपको 2-3 करने हैं, इनसे 2 मैं आपको बता चुका हूँ जो आपने पढ़ने, और वो 2 कौन से हैं, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन. एक तीसरा आएगा जो हम पहुंचेंगे सही टाइम, जब सही टाइम आएगा तो मैं आपको तीसरा भी बता दूंगा कौन सा, इन्हीं में ही है, सही सी बात है. वो तीसरा भी आपको याद है, आप अभी से याद कर लें. That is methionine. जो आपको नजर आ रहा है, that's the one that you remember and you'll understand the significance of this amino acid later on. ये तीनों अमीनो एसिड पूरे 20 में से ये 3 अमीनो एसिड हैं जो आपने याद करने हैं. कौन कौन से, ग्लाइसिन, दूसरा कौन सा है, सिस्टीन, और तीसरा कौन सा है, मेथायोनिन. और इन तीनों की सिग्निफिकेंस आगे जाके आपको पता जाएगी कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप ये तीनों याद करेंगे. We'll now move on towards the levels of protein folding. What do you mean by levels of protein folding? जब भी पॉलीपेप्टाइड बनती है ना, क्या बोल रहा हूँ, जब पॉलीपेप्टाइड बनती है तो पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद अपने आप को फोल्ड करती है. क्या करती है, फोल्ड करती है. पहले चैप्टर में जब हम लोग RER का फंक्शन कर रहे थे ना, तो सब मैंने आपको एक चीज़ कहा था, आप अभी रट्टा मार लें और आपके कोर्स के अंदर ही आएगा ये चीज़ डिटेल में. जब वो आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा. और वो चीज़ ये थी कि RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस वाया ट्रांसलेशन फॉलोड बाय व्हाट, post translational modification. Remember we use this क्या नाम है, statement that followed by post translational modification. और मैंने कहा था अगर ये वर्ड आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप उसको सिंपल जबान में बोल दें, प्रोटीन फोल्डिंग. दिस इज वेयर यू विल स्टडी प्रोटीन फोल्डिंग. प्रोटीन फोल्डिंग की बेस्ट एनालॉजी ये होती है जो मैंने आपको उस वक्त भी बताई होगी कि जब आप लॉन्ड्री करते हैं ना, लाइक लॉन्ड्री के बाद आपने अपने कपड़े निकाले, शर्ट्स वगैरह निकाली आपने. अभी आप शर्ट्स जो हैं यहाँ तो आपको मिल जाते हैं धोबी शोबी इस्त्री करने वाले, लाइक बाहर नहीं मिलते तो आप इस्त्री करने का टाइम भी नहीं होता आपके पास, तो आप लॉन्ड्री से निकालते हैं, वो ड्राई शर्ट आ गई, लेट्स से ड्राई शर्ट आ गई, ठीक है ना, लाइक ये फुल टाइम. अभी आप इस ड्राई शर्ट को रखते हैं डेस्क के ऊपर और फिर उसको फोल्ड करते हैं ना, पहले राइट साइड से फोल्ड, मैं लड़कों को बता रहा हूँ, लाइक लड़कियों को अपना बताओ किस तरह फोल्ड करते हैं. तो आपने राइट साइड से उसको फोल्ड किया पहले, ठीक है ना, फिर आपने लेफ्ट साइड से उसका फोल्ड किया आपने, ठीक है ना, लाइक फिर आपने उसको जो है ना वो बीच से फोल्ड कर दिया, और फिर जो है वो पूरी शर्ट जिस तरह वो नहीं होती, जब दुकानों में आप जाते हैं रेडीमेड शर्ट्स जिस तरह तय हुई होती हैं उस तरह आपकी शर्ट तय हो जाती है, लाइक. तो आपने जो है वो वीकेंड में लॉन्ड्री करनी होती है, तो जो भी आपके पास हैं 10-12 टी-शर्ट्स आप वीकेंड में लॉन्ड्री करते हैं, लाइक एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी के ऊपर चौथी, और फिर आप उसको वार्डरोब में जाके रखते हैं और ऊपर 4-5 मेडिकल की किताबें रख देते हैं, सारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं. दिस इज हाउ यू प्रेस योर क्लोथ्स. तो ये जो होता है ना लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, इसका फिनोमेना क्या होता है कि आपने जो कपड़े लॉन्ड्री से निकाले ना, लाइक उसके बाद ड्राई करके जब ड्रायर से निकालने आपने, तो वो जो आपके पास आए ना अनफोल्डेड स्क्रिप्ट, क्या बोल रहा हूँ, अनफोल्डेड शर्ट जो है आपके पास जो आई है, लाइक ये हो गया पहला लेवल ऑफ फोल्डिंग जिसमें कोई फोल्डिंग नहीं है. ठीक है ना, लाइक फिर आपने उसको रखा और राइट और लेफ्ट से आपने उसको फोल्ड किया, आपने नेक्स्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग कर दिया, फिर आपने उसको बीच से पलटावाना लाइक है और आपने जो है कंप्लीट फोल्डिंग कर ली. पॉलीपेप्टाइड भी एग्जैक्टली इसी तरह फोल्ड होती है, लाइक पहले इसका एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट बनता है, लाइक जिसमें कोई फोल्डिंग नहीं होती, समझ में आ गई, लाइक फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा समेटते हैं, फिर उसके बाद और ज़्यादा इसको समेटते हैं और प्रोटीन अपने एक फाइनल शेप में आ जाती है. किस में आ जाती है, फाइनल शेप में आ जाती है. ये जो फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, लाइक ये डिफरेंट स्टेप्स में होती है, क्या होती है, डिफरेंट फेजेस में होती है. इसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. लेट्स सी व्हाट दोस लेवल्स आर. और वो टोटल 4 लेवल्स हैं जिनमें से हम शुरू वाले 2 आज खत्म कर लेंगे और बाकी 2 हम कल की क्लास में करेंगे. सो ये टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. One that we refer to as
the primary structure, then we have the secondary structure, then we have the tertiary structure, और फिर हमारे पास होता है quaternary structure. इनमें से आज मैं जो सिर्फ डिस्कस करूंगा वो शुरू वाले दो स्ट्रक्चर्स होंगे. लेट्स सी ये क्या होते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं. जितना पढ़ा रहा हूं ना प्लीज उतना याद कर लेना, और फिर जब मैं आपसे वेडनेसडे को क्वेश्चन पूछूं आप उसी तरह प्लीज उसको रिप्लाई भी कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी स्ट्रक्चर टू बिगिन विद. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल होता है. जब आपने लॉन्ड्रीज करके लाइक वो वॉश करके ड्राई करके जब आपने शर्ट निकाली है ना, लाइक ओरिजिनल मतलब अनफोल्डेड फॉर्म में, लाइक वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्या है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर? व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? हाउ डू यू डिफाइन इट? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. क्या बोल रहा हूँ? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. सो व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर? इसमें कोई फोल्डिंग नहीं हुई होती, इसमें बस ये होता है अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं और एक आपके पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आती है. उस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं primary structure of a polypeptide. Now what do I mean by sequence? Sequence से ये मतलब होता है कि पहले कौन सा अमीनो एसिड है, फिर दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है, फिर चौथा कौन सा है, फिर पांचवा कौन सा है, फिर छठा कौन सा है, फिर सातवां कौन सा है. लेट्स से 1000 अमीनो एसिड है तो टिल द 1000 ये जो पूरी सीक्वेंस है ना, लाइक इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ polypeptide chain. What do you call primary structure as? As the sequence of amino acids in a polypeptide chain. Sequence of amino acids in a polypeptide chain. और जब ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, लाइक तो कौन से बॉन्ड्स के साथ जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड के साथ? सो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द ओनली बॉन्ड्स दैट यू सी when you look at the primary structure of what? Of a polypeptide. So please remember that जो primary structure होता है that is maintained by what? By the peptide bonds. It's maintained by what we call as the peptide bonds. अब एक सवाल यहाँ चाहिए तुम्हारे जहन में. 500 रुपए हैं, 500 रुपए, सोच के जवाब दें. अगर मैं कुछ प्रोटीन्स का तुमसे पूछूं नाम, तो कम से कम तुम्हें इंसुलिन का तो पता होता है, पता है ना, ग्लूकागॉन का भी पता होता है, एडीएच का भी पता होता है, इन सब प्रोटीन्स का आपको पता है ना, सुना है ना यहाँ नाम आपने सारे सुना है ना. लाइक इन सारे प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी इनके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. ये मैंने आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी. सवाल मेरा ये है, ये डिफरेंट क्यों होती है? Why is the primary structure of one protein different from the primary structure of another protein? या आपके जहन में ये रैंडमली जो भी जुड़ जाए, पहला अमीनो एसिड है रैंडमली दूसरा तीसरा जो आना है, आ जाओ जुड़ जाओ, आपके जहन में अगर ये वो भी आप बता सकते हैं. What determines the primary structure of a polypeptide? हाँ भाई क्या बात है यार. And that is correct because remember that आपके पास जीन की डेफिनेशन क्या थी? It's a short section of DNA which codes for. तो जीन के अंदर कोड होता है कि पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा, फिर दूसरा कौन सा आके लगेगा, फिर तीसरा कौन सा आके लगेगा, फिर चौथा कौन सा. रैंडम नहीं होता. क्या नहीं होता? रैंडम नहीं होता है. हमारी जो हमारा जेनेटिक कोड होता है ना जीन के अंदर, वो डिटरमिन करता है कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड में. तो जो इंसुलिन की जीन है दैट इज नॉट द सेम एज ग्लूकागॉन की जीन, विच इज नॉट द सेम एज एडीएच की जीन. इसलिए इन तीनों प्रोटीन्स का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है? यूनिक होता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अमीनो एसिड्स डोंट जॉइन रैंडमली टू गिव यू द प्राइमरी स्ट्रक्चर. You understand that there is a sequence of amino acids that is encoded by your gene. That is encoded by what? By your gene. हर प्रोटीन का अपना जीन होता है ना, लाइक हर पॉलीपेप्टाइड का. वो जीन डिटरमिन करता है कि उस पॉलीपेप्टाइड में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होएगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के पीछे रीजन क्या होता है, what determines the sequence of the amino acid, तो आपका आंसर क्या होएगा? The gene that codes for the polypeptide, for that polypeptide determines its primary structure. Is that clear? Like so जो primary structure के पीछे जो basis होता है, reason होता है, वो क्या होता है? Primary structure is determined by primary structure is determined by the gene that codes for the polypeptide, by the gene that codes for the polypeptide.
codes for the polypeptide. So again, when you talk about the primary structure, ये बस तीन main चीजें हैं, बस ये अपने ध्यान में रखो regarding the primary structure. Primary structure refers to the sequence of amino acids in a polypeptide. Number one. Number two, the bonds that hold the primary structure वो कौन से होते हैं? Peptide bonds. And number three, this primary structure जो हर polypeptide का unique होता है, it is determined by what? By the genetic code within the gene that codes for the polypeptide. अब जीन के अंदर क्या है? Don't worry, करेंगे ना यार, आपके कोर्स में आएगा कि जीन के अंदर ऐसा क्या है। माँ हमसे पूछ सकते हैं ना, सर जीन में ऐसा क्या चीज़ है जो डिटरमिन करता है सीक्वेंस ऑफ, तो वो भी करेंगे आप यार, आपके कोर्स में आएगा। लाइक अभी आप आ गए किसमें, A-लेवल में आ गए, बहुत सारे आपके आंसर जो होंगे ना बाय द एंड ऑफ योर AS कोर्स वो आंसर हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत बच जाएंगे वो A2 में आंसर हो जाएंगे, और फिर भी जो थोड़े बहुत बच जाएंगे वो आप कहाँ पढ़ेंगे? मेड स्कूल में। अगर मूड हुआ पढ़ लीजिएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, डॉक्टर अच्छे भी निकलते हैं बुरे भी निकलते हैं, कोई मसला नहीं है। So primary structure refers to the sequence of amino acids in a polypeptide chain. This sequence determined by the genetic code within the gene. अब ये फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड चेन आपको नजर आ रही है, उसमें 12 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, लाइक यू कैन कॉल इट एज अ पॉलीपेप्टाइड। ADH में पता है कितने होते हैं अमीनो एसिड्स? आई थिंक पहले पढ़ाया भी था, लाइक ADH इज अ वेरी स्मॉल प्रोटीन, इट्स अ नोना पेप्टाइड। क्या कहते हैं उसको? नोना। क्या बोलते हैं? नोना पेप्टाइड। इट ओनली हैज 9 अमीनो एसिड्स। फिर इंसुलिन ग्लूकागॉन है, उसमें हजारों से ऊपर है अमीनो एसिड, लाइक सो ऑब्वियसली यू कैन हैव अ वेरी स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, यू कैन हैव अ वेरी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड। इट डिपेंड्स ऑन क्या कितनी उसकी बड़ी या छोटी जीन है, लाइक बिकॉज वो डिटरमिन करती है कि उसमें कितने और किस सीक्वेंस में वो अमीनो एसिड जुड़े होंगे, लाइक सो ये आपके पास जो है वो पूरी क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। जब भी मैं आपसे बोलूँ ना अमीनो एसिड की सीक्वेंस पढ़ो, पहला कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा है, हमेशा आप हमेशा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं फ्रॉम विच एंड टू विच एंड, फ्रॉम द अमाइन एंड टू व्हाट, टू द कार्बोक्सिल एंड। जो अमाइन एंड होता है ना वो कोना होता है जहां पे आपको NH2 या NH3 नजर आ रहा होगा। जब भी आप पॉलीपेप्टाइड देखेंगे ना, लाइक एक कोने में NH2 NH3 नजर आ रहा होगा और दूसरे कोने में CO2 नेगेटिव या CO2H नजर आ रहा होगा। तो जहां आपको NH3 प्लस या NH2 नजर आ रहा होता है ना, वो अमाइन एंड बन जाता है, और ऑपोजिट वाला क्या बन जाता है, कार्बोक्सिल। तो जब भी अमीनो एसिड सीक्वेंस को पढ़ा जाता है ना, फ्रॉम अमाइन एंड टू क्या पढ़ा जाता है, कार्बोक्सिल एंड पढ़ा जाता है। ये प्लीज अपने ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो मुझे पता है ये पहला अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे जो है ना ये नाम है अमीनो एसिड्स के, तो मैं नहीं कोई याद करने टेंशन नहीं लो, लाइक बट यहाँ पे जहाँ 1 लिखा हुआ है ना, आई एम श्योर कि जहाँ ये 1 लिखा होएगा वहाँ क्या होएगा, वहाँ इट विल बी द अमाइन एंड। कौन सा एंड? अमाइन एंड। उसको मैं NH3 प्लस के फॉर्म ले सकता हूँ या NH2 ले सकता हूँ, और जहाँ ये एंड हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो CO2 नेगेटिव, वो कार्बोक्सिल एंड हो जाएगा। लाइक अमीनो एसिड्स को जब भी पढ़ा जाता है फ्रॉम अमाइन एंड टिल क्या पढ़ा जाता है, कार्बोक्सिल एंड पढ़ा जाता है। जब भी यहाँ 1 लिखा हुआ है, फिर 2 3 4 5 ये 5th अमीनो एसिड है, फिर 6 7 8 9 10 ऐसी नंबर जैसी लिखे हैं, लाइक तुम पूरे नंबर कर लो यार, कोई मसला नहीं है। लाइक ऐसी लिखे हुए आपको बताने के लिए कि अमीनो एसिड यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आप टिल दी एंड, और अगर यहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ अमाइन एंड होगा और ये वाला कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिल एंड हो जाएगा। We'll now move on towards the secondary structure of what? Of a polypeptide. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है ना सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अभी अपने आप को ना फोल्ड करेगा, समेटेगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी प्रोटीन। क्या बनाएगी पॉलीपेप्टाइड? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी। सो वंस द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज डन, यानी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है ना जब, लाइक आपके पास यानी एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आपके पास आ जाती है, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को फोल्ड करती है। क्या करती है? फोल्ड करती है, और क्या बना देगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देगी। तो पहले मैं आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन करके दिखाऊंगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह डिफाइन किया जाता है, और फिर हम उस डेफिनेशन का मतलब समझेंगे। सो व्हाट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, रेगुलर फोल्डिंग of a polypeptide chain of a polypeptide chain into an alpha helix। क्या लिखा है? अल्फा हीलिक्स। क्या लिखा है? अल्फा हीलिक्स। ये आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है, इसलिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया। इनटू व्हाट? इनटू एन अल्फा helix. So regular folding of the polypeptide chain of a polypeptide chain into an alpha helix and or क्या लिखा है? और बीटा क्या लिखा है? बीटा pleated
प्लीटेड शीट, क्या लिखा है? बीटा प्लीट, ये नाम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के, क्या है? नाम है, समझ में आ गया? लाइक सो रेगुलर फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू एन अल्फा हेलिक्स एंड और, क्या लिखा है? तो तुम लोग को अंग्रेजी तो आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती। एंड और से यहाँ मतलब है, समझ में आ गई? मतलब ये है कि हो सकता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी हो जिसमें सिर्फ अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग हो सकता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी हो जिसमें सिर्फ बीटा प्लीटेड शीट हो सकता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन इतनी लंबी है कि उसमें कुछ जगह आपको अल्फा हेलिक्स नजर आ रहे हैं और कुछ जगह आपको क्या नजर आ रहे हैं? बीटा। तो दोनों को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, समझ में आ गई? इससे लिखा है एंड और, क्या लिखा है? एंड और, समझ में आ गई? सी मैं दोबारा रिपीट करूं बिफोर आई गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज, एग्जाम में आते हैं 3-3 मार्क की डेफिनेशन यार, तो समझ के याद करना तुम्हें आसान होगा रिकॉल करना। तो मैं तुम्हें जरा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट की ना लाइक थोड़ी सी शक्ल भी दिखा देता हूँ। अगर आपको इस तरह का स्प्रिंग जैसी चीज नजर आए, किस जैसी चीज नजर आए? स्प्रिंग जैसी नजर आ रहा है, स्प्रिंग, ये अल्फा हेलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड बाय द वे अल्फा हेलिक्स एक बहुत ही स्पेसिफिक हेलिक्स होता है, ये हम उसको ऐसे ही याद कराने के लिए आपको ये बेकार सी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? लाइक अल्फा हेलिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जब आप मेड स्कूल में जाएंगे ना तो मेरी बस ये बात याद रहिएगा, अल्फा हेलिक्स की क्या होती है? एक प्रॉपर, आप पढ़ेंगे जब वक्त सही आएगा आप पढ़ेंगे। अभी आपके लिए स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट इस तरह का आपको दिखता है, दिस इज व्हाट अ बीटा प्लीटेड शीट लुक्स लाइक। अब ये जो लाइनें आपको नजर आई ना, ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं जो कि बेसिकली एक अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में आ गए हैं। सारे जो अमीनो एसिड चेन थी ना वो एक स्प्रिंग फॉर्म में आ गई, ये अल्फा हेलिक्स हो गया। और दूसरे केस में आपके पास जो बीटा प्लीटेड शीट है उसमें इस तरह शीट्स के फॉर्म में आपके पास लाइक अमीनो एसिड चेंज होगी, वो इस तरह होगी, पहले अमीनो एसिड यू रन करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर यू रन करेंगे, फिर नीचे आएंगे, लाइक तो वो क्या बन जाएगा? बीटा प्लीटेड शीट बन जाएगा, ठीक है ना? ऊपर नीचे ये बीटा प्लीटेड शीट बन जाएगा। सो आपके पास कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो फोल्ड होके ये बन जाती हैं, कुछ होती हैं जो फोल्ड होके ये बन जाती हैं, और कुछ होती हैं इतनी लंबी कि उनके अंदर आपको कुछ जगह ये नजर आ रहा होता है और कुछ जगह ये नजर आ रहा होता है। सो रेगुलर फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन into what? Into an alpha helix and or a beta pleated sheet। सवाल ही पैदा होना चाहिए आपके जहन में, क्यों क्यों फोल्ड हो रहा है into an alpha helix या क्यों फोल्ड हो रहा है into a beta pleated sheet? तो इस फोल्डिंग के पीछे रीजन ये होता है बॉन्ड्स, क्या? चेन बॉन्ड्स। ये तो रीजन क्या होता है? बॉन्ड्स। क्या होते हैं? बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? उनका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ से आगे बीच में, किसके बीच में बन रहे हैं भाई? लाइक उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने की वजह से या तो अल्फा हेलिक्स बन जाता है या क्या बन जाता है? बीटा प्लीटेड शीट बन जाता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू एन अल्फा हेलिक्स एंड और अ बीटा प्लीटेड शीट which results due to hydrogen bonds, due to what? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तुम फर्स्ट टाइम तो वर्ड सुन नहीं रहे हो, क्योंकि याद है जब हमने वो किया था तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बताया था, लाइक कार्बोहाइड्रेट के सेक्शन में भी फर्स्ट टाइम। ये उसी टाइप के बॉन्ड हैं, बॉन्ड ये वही है लाइक, बट अब देखेंगे किसके बीच में बनता है, मैं तो बताता हूँ लाइक विच रिजल्ट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स between peptide linkages, हाइड्रोजन बॉन्ड्स between peptide linkages। अब मैं आपको बताता हूँ ये पेप्टाइड लिंकेजेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड शिट कहाँ से आगे लगी। अभी आप गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कौन सा पसंद आ रहा है स्ट्रक्चर तुम्हें, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट? कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है? अल्फा हेलिक्स या बीटा? अल्फा हेलिक्स ज्यादा कूल लग रहा है तो अल्फा हेलिक्स में आते हैं। लाइक सो लेट्स से ये अल्फा हेलिक्स था आपके पास, ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है? आपके पास लंबा सा था, मैं उसका थोड़ा सा पार्ट बना दिया, ठीक है? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है जिसकी वजह से ये एक्चुअली बना है, ठीक है? इधर देखिए ऑफ यू इमेजिन करो, ये पहले तो बताओ ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये स्प्रिंग, ये है क्या? इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। व्हाट इज इट? अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स coiled in the form of an alpha helix, ठीक है ना? Why does this coil form? Due to hydrogen bonds between the peptide linkages. Let's see उन peptide linkages में क्या ऐसी चीज थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इधर देखो all of you इमेजिन करो ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये देखो और से इमेजिन करो दिस over here is a peptide bond, C double bond O and NH, यही होता है ना पेप्टाइड बॉन्ड।
इमेजिन दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड ओवर हियर, और ये आपके पास ये चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम ये आपके पास आ गया एक और पेप्टाइड बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एंड NH। नजर आ रहा है, ये दो पेप्टाइड बॉन्ड है जो आ गए आजू बाजू। क्या आ गए? फेस टू फेस। क्या आ गए? फेस टू फेस। ये जो दो पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना जो कि फेस टू फेस हैं, इनमें तुम गौर से देखो, एक पेप्टाइड बॉन्ड का NH दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के CO के साथ अलाइन हो गया। नजर आए? क्या बोला मैंने? एक पेप्टाइड बॉन्ड का NH दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के CO के साथ अलाइन हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो मैं डॉटेड लाइन अब बना रहा हूं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में बन जाता है। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट वी आर रेफरिंग टू। और ये एक नहीं बनता, ये बहुत सारे बनते हैं, और इन बहुत सारों के बनने की वजह से या तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बन जाती है? अल्फा हेलिक्स, या क्या बन जाती है? बीटा प्लीटेड शीट, या आपके पास हो सकता है दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर रही हो इन अ पर्टिकुलर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके तुम्हें दिखा देता हूं ताकि तुम ये गौर से देख सको। लाइक ये वाला जो पार्ट है, कैन ऑफ सी द हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियरली नाउ बिटवीन द CO and H? क्योंकि अब मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, प्रॉपर डेफिनेशन अब आपको बताऊंगा मैं। लाइक अब आपने प्रॉपर डेफिनेशन में क्या चीज़ ऐड करनी है जो मैंने शुरू में इसलिए ऐड नहीं की थी बिकॉज आपको ये दिखाना जरूरी था। लाइक तो अब आप इस तरह डिफाइन करेंगे। इधर देखो ये वर्ड्स है, और जब भी एग्जाम में आएगा 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, डिफाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्लीज यही चीज लिखना और कुछ नहीं लिखना, सही है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज व्हाट? Regular folding of a polypeptide chain into an alpha helix and or a beta paired sheet which results due to hydrogen bonds। क्या लिखा है? Between, अब यहाँ मॉडिफाई आपने क्या करना है? between the NH and CO of neighboring peptide linkages, between the NH and CO of what? Of neighboring peptide link। Do you understand that? ये आप डेफिनेशन में लिखी है बिकॉज अब आपने देख लिए कि एक पेप्टाइड बॉन्ड का NH और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड का क्या इन्वॉल्व हुआ है? CO इन्वॉल्व हुआ है। जस्ट गिव मी 2 more minutes, just stay serious, I need 2 more minutes। So again, how will you define the secondary structure? Is defined as what? As the regular folding of the polypeptide chain into what? Into an alpha helix and or a beta paired sheet, which results due to hydrogen bonds between the NH and CO of neighboring peptide linkages। अपने जहन में रखना, अगर मैं एग्जाम में आपसे ये पूछ लूंगा कि अल्फा हेलिक्स या बीटा पीरियड शीट या सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों आता है, तो आप आंसर के लिखेंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं आपको सिर्फ इनकी शक्लें दिखा देता हूं एंड देन बी डन। जस्ट गिव मी 1 more minute। Okay? So secondary structure refers to the folding of a polypeptide chain into an alpha helix and or a beta pleated sheet due to hydrogen bonds between the NH and CO of neighboring peptide linkages। Let's have a look at the alpha helix and the beta pleated sheet। ये alpha helix, ये बहुत ही यूनिक किस्म का helix होता है और इसमें तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। You know, obviously the hydrogen bonds, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, बहुत सारे होते हैं। एंड यू कैन सी हर हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर तुम गौर से देखोगे ना, घर जाके इसको जूम करके देखना, तुम देखोगे हर हाइड्रोजन बॉन्ड में NH और CO इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? और ये NH और CO कहाँ के? पेप्टाइड लिंकेजेस के हैं। कहाँ के? पेप्टाइड लिंकेजेस के हैं। प्लीज ये अपने ध्यान में रखना। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ अ बीटा पीरियड शीट। उसमें भी तुम देखोगे एक जगह का NH इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरी जगह का क्या इन्वॉल्व हो रहा है? CO इन्वॉल्व हो रहा है। कैन यू सी दैट? यहाँ पे भी तुम देखो CO NH, यहाँ पे देखो NH CO, यहाँ पे देखो CO NH। You will see that the NH and CO of neighboring peptide linkages, they are involved in the formation of what? A hydrogen bond। अब मैं आपको बताता हूँ अल्फा हेलिक्स और बीटा पीरियड शीट एग्जाम में टेस्ट किस तरह होते हैं। तो देखो यार, बनाने को बहुत रेयरली आए हैं, बनाने को नहीं आते, बने हुए आ जाते हैं और आपको बोलते हैं आइडेंटिफाई करो भाई अल्फा हेलिक्स का है, बीटा पीरियड शीट का है। जब भी स्प्रिंग नजर आएगा, क्या नजर आएगा? स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग लाइक। क्या? तो वो क्या होएगा? अल्फा हेलिक्स। सवाल ये पैदा होता है बीटा प्लीटेड शीट कैसे नजर आएगा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा तो कहीं भी हो सकता है यार। तो जब भी एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप बीटा प्लीटेड शीट आइडेंटिफाई करें, तो वो एरोज बनाएगा। क्या बनाएगा? एरोज। क्या बनाएगा? एरोज। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम्स होती है ना, जो 3D डायग्राम्स होती हैं प्रोटीन्स की और पॉलीपेप्टाइड्स की, इन 3D डायग्राम्स को रिबन डायग्राम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
रिबन डायग्राम्स कहा जाता है। और उन रिबन डायग्राम्स के अंदर जब आपको स्प्रिंग लाइक चीज नजर आएगी तो वो अल्फा हेलिक्स होगी, जब आपको एरोज नजर आएंगी तो वो क्या होंगी, बीटा प्लीटेड शीट्स होंगी। लेट मी शो यू कि एक्चुअली नजर किस तरह की आती है। सो अल्फा हेलिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्प्रिंग लाइक हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स आपको एरोज की तरह नजर आएगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है पर्पल वाला, ये होते हैं अल्फा हेलिसेस। क्या होते हैं ये, अल्फा हेलिसेस। ये आपको नजर आ रही है एरोस, नजर आ रही है एरोस, ये इंडिकेट करती है क्या, बीटा पीरियड शेड। अब एग्जाम में जब सवाल है ना तो इस तरह के कोई शेड बना देते हैं, इनको हम रिबन डायग्राम्स बोलते हैं। रिबन डायग्राम्स में जब भी ये एरोस जैसी तुम्हें चीज नजर आएगी वो बीटा पीरियड शीट होगी, जब भी ये तुम्हें नजर आएगा तो ये क्या होएगा, अल्फा हेलिक्स होएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में मुझे बताएं बीटा प्लीटेड शीट कहाँ है, तो who wants to tell me where is the beta pleated sheet है? क्या बात है आपकी यार, क्या बात है। ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, दिस इज द बीटा प्लीटेड शीट। नजर आ रही है एरोज रन कर रही है लाइक, अल्फा हेलिक्स कहाँ नजर आ रहा है? तो आपको अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, कोई भी एक पकड़ लो यार, ये वाला पकड़ लो, दिस इज द अल्फा हेलिक्स। सो दिस ओवर हियर इज द, और भी है, एक नहीं है और भी है, एंड दिस ओवर हियर इज व्हाट, दैट्स द बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर एंड वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द कमिंग क्लास।